नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पे अशोक वानखेड़े और मिड डे मुद्दा में कल देर शाम 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में फिर से दिल्ली की स्क्रिप्ट पर जो खेल हुआ है उस खेल को खोलेंगे। 5 स्टार होटल न्यू टाउन कोलकाता, नोवोटेल। नोवोटेल होटल में 60 विधायक और सीक्रेट मीटिंग। ये 60 विधायकों की मीटिंग क्यों की गई, क्यों करवाई गई, जबकि इससे पहले 20 सांसद एक ऐसी पार्टी जिसको देश में पार्टी बनाने वाले के अलावा कोई नहीं जानता था, उस पार्टी में एनसीपीआई, उस पार्टी में विलय कर लेते हैं 20 सांसद। 60 विधायक अलग गुट के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं स्पीकर से, और एलओपी उसी 60 विधायकों के गुट के नेता को नियुक्त कर दिया जाता है स्पीकर की तरफ से। बिरला के पास 20 सांसदों की चिट्ठी पड़ी होती है और चुनाव आयोग में सन्नाटा होता है। सवाल सबके मन में होता है कि ये पार्टी और सिंबल किसके पास होंगे, क्योंकि बीजेपी का अतीत बहुत ही भयावह है। ये पार्टियों को सिर्फ तोड़ते नहीं है, खा जाते हैं, निगल जाते हैं। निगलने के बाद कब हजम करना है ये फैसला भी उनका खुद होता है। निगल करके वो पड़ा रहता है पेट में, उनका कब जो है तो ग्रास बन गया, कब उसको हजम करना है ये अपना फैसला कर। तो निगलना तो शुरू कर दिया था, अब हाजमे की बारी है। अब टीएमसी को हजम करने की शुरुआत हो चुकी है। ये 60 विधायक 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं और दावा इनका है कि वही असली टीएमसी है। मैं यही ओपनिंग में ही एक सवाल करता हूं, असली टीएमसी को तो असली टीएमसी के दफ्तर में मीटिंग करना चाहिए था। ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं थी कि डिनर पार्टी हो, किसी जो है पत्नी बेटी बेटे का बर्थडे हो तो सभी विधायक इकट्ठा है। ये मीटिंग थी पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए, ये मीटिंग थी पार्टी की वर्किंग कमेटी बनाने के लिए। यानी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग वो पार्टी दफ्तर में ही था। वो मीटिंग हो रही थी जो है 5 स्टार होटल में, और इस मीटिंग में ममता को कुर्सी से हटा दिया। अभिषेक बनर्जी पार्टी से ही निपटाने कर दी शुरुआत। लेकिन इस मीटिंग के तत्काल बाद, मतलब मीटिंग जब चल रही थी उसी वक्त ममता बनर्जी ने इस खेल को और आगे बढ़ाया। हालांकि इसका अंजाम पता है हमें, हम किसी भी गफलत में, भ्रम में आपको भी नहीं रखेंगे ना हम खुद रहना चाहते, इसका अंजाम सबको पता है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने जो लड़ाई शुरू की थी चुनाव से पहले एसआईआर के वक्त से, वो लड़ाई आज भी जारी है। उस लड़ाई का हर स्टेप पर नतीजा ममता बनर्जी के खिलाफ आ रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है। ममता बनर्जी ने आनन फानन में अपने पदाधिकारियों और वर्किंग कमेटी की पूरी लिस्ट चुनाव आयोग में भेज दी। जब ये लिस्ट चुनाव आयोग में गई तो विपक्षी खेमा, ये तो बाद में भी जाए तो कोई बात नहीं, यानी पड़ोसी में, दुश्मन में, दामाद में फर्क होता है ना सब में, ये तो बाद में भी। तो इन्होंने कहा हम ही असली हैं, असली नकली का सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, हम ही टीएमसी हैं, इसमें सोचो चो नहीं कुछ। और हम जो ये मीटिंग किए हैं, इस मीटिंग के मिनट्स, ये सब कुछ डिटेल हम चुनाव आयोग में जमा कर देंगे। अब हो सकता है ज्ञानेश के दफ्तर से ही कहा गया हो कि भाई तुम लेके आओ, तुम कहां रह गए पीछे। खैर, अब चुनाव आयोग के दफ्तर में एक नया संग्राम, शिवसेना एनसीपी, उसके बाद उसी तरह का ये तीसरा संग्राम होने जा रहा है, तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा सबको पता है। लाइए भाऊ को स्क्रीन पर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। स्वागत है। लाओ भैया हेडलाइन लाओ, दिखाना शुरू करते हैं। टीएमसी के बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया, भतीजे अभिषेक को कर दिया सस्पेंड। आगे चलिए। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, ऋतुराज बनर्जी वाले गुट ने टीएमसी अध्यक्ष पद से हटाया। आगे चलिए, चेंज करते चलिए। टीएमसी में बड़ा तख्ता पलट, ममता बनर्जी की अध्यक्ष पद से छुट्टी,
बागी गुट ने अभिषेक बनर्जी को भी किया सस्पेंड। आगे चलिए। टीएमसी बागी गुट से मिला ममता को ऑफर, ऋतुव्रत बनर्जी बोला है उन्होंने कि आप मुख्य सलाहकार बन जाओ। अगर ममता बनर्जी नहीं होती तो ये गांव प्रधान, मुखिया, सरपंच बना होता कि नहीं बना होता? आज बता रहा है कि मुख्य सलाहकार आप बन जाओ। आगे चलिए। टीएमसी अध्यक्ष पद से हटाई गई ममता बनर्जी, अरूप राय को मिली कुर्सी, अभिषेक बनर्जी भी सस्पेंड। ये अरूप राय जो हैं, ये 2011 में जब सरकार आई है तब ये पहली बार विधायक बने। जब सरकार जिस 2011 में बनी उसी वक्त ये पहली बार विधायक बने। 98 में टीएमसी बनी थी, तब से विधायक भी नहीं थी। सरकार मतलब ये सत्ता सुख वाले विधायक हैं अरूप। टीएमसी के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर, तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंची चुनाव आयोग। और आगे चले जरा खबरों भीतर। अरूप राय की टीम में किसे किसे जगह मिली है, ये देखिएगा जरा। ये सब जब नाम आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। टीएमसी के बागी गुट के विधायकों ने सोमवार को बैठक कर पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे का ऐलान किया। पूर्व मंत्री अरूप राय को राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिरहाद हकीम, अच्छा ये सब ममता बनर्जी के कभी लेफ्ट राइट रहे हैं, इसको कोई इसमें डाउट नहीं है। ये फिरहाद हकीम ये ममता बनर्जी के आंख माने जाते थे, कोलकाता सारा संभाल रहे थे ये। फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ये जो दोनों अगुवाई किए थे इस पूरी बगावत के सूत्रधार बने थे स्क्रिप्ट में, जिनको बड़ा किरदार दिया गया था। और जावेद खान ये महासचिव होंगे। बागी विधायक अखरुज्जमा अंसारी को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने नई वर्किंग कमेटी बनाकर ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह अरूप राय को नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद दीदी ने बड़ा खेल करते हुए टीएमसी की नई वर्किंग कमेटी बनाई और उसकी चिट्ठी चुनाव आयोग तक पहुंच गई। इसमें ममता बनर्जी को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बताया गया है। ममता गुट की चिट्ठी में किसका किसका नाम, हम चिट्ठी भी आपको दिखा देंगे। सुब्रत बख्शी को ममता बनर्जी अध्यक्ष, सुब्रत बख्शी उपाध्यक्ष, अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में नेता, डेरेक ओब्रायन को संयुक्त सचिव और राज्यसभा में नेता, टोला सेन को संयुक्त सचिव और सुभाषिष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कार्य समिति में सोहन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता, बालू चिकबराई को सदस्य, मुकुल संगमा, वैष्णव चट्टोपाध्याय, वीरवाहा हंसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, विमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी ये जो पूरी वर्किंग कमेटी है ये है टीएमसी ममता बनर्जी वाली। अब तो यही कहना पड़ेगा। अब देखिए ये जब लिस्ट गई तो उसके बाद ऋतुव्रत का रिएक्शन देखिएगा। इस बैठक के बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं और सदस्यों को विशेष सत्र में सर्वसम्मति से अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। बागी गुट के नेता ने इस प्रक्रिया की वैधता को मजबूत करने की कोशिश करते हुए कहा कि पूरी कार्यवाही पार्टी के संविधान के अनुसार की गई है और विशेष सत्र का विवरण निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह असली और नकली होने का सवाल ही नहीं है। हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और आज के विशेष सत्र की कार्यवाही की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे देंगे। अब आगे और चलिए। ममता बनर्जी चाहें तो मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि हमने पार्टी के नियमों के अनुसार काम किया है और यह विशेष सत्र आहूत किया है। क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। कॉन्फिडेंस देखिए, निर्वाचन आयोग कर देगा सही गलत का फैसला। उन्होंने बताया कि नवगठित नेतृत्व जल्द ही विभिन्न स्तरों पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का गठन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जिला समितियों, प्रदेश यूनिट और प्रवक्ताओं के एक पैनल का गठन करेंगे। हालांकि बनर्जी ने ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए, देखिए एहसान भी देखिए कितना बड़ा है, लिखने वालों ने बताया, नरम रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वह चाहें तो बागी गुट की मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। उन्होंने कहा यदि ममता बनर्जी
मुख्य सलाहकार बनना चाहें तो उनका स्वागत है। अब यहाँ 2-3 सवाल हम पाइट वाइट सब बाद में चलाएंगे, अभी पाइटें कई सारी हैं, अलग अलग पार्टियों की भी हैं, टीएमसी से भी है, पाइट पर बाद में जाएंगे। इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सिंबल के लिए जा रहे हैं, पैरा 15 जो है सिंबल अलॉट करने के, उसके तहत सिंबल के लिए जा रहे हैं। असली मतलब कुल मिला के अब असली टीएमसी पे दावा। भाऊ किस अथॉरिटी से कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक है। आप पार्टी दफ्तर में मीटिंग किए नहीं, विधायी बहुत क्लियर हो चुका है। जब इतने हम लोग चर्चाएं किए तो हम लोग भी कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं। पार्टी में विधायी दल कोई फैसला लेने का हकदार नहीं है, न स्प्लिट के लिए न विलय के लिए, ये अथॉरिटी ही नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो पार्टियों के लिए वो है नियम कानून, उसके पास है ही नहीं है। ये ऋतव्रत बनर्जी तो विधायी दल का नेता है ना, मैं कह रहा हूँ इसको मान्यता दे दी स्पीकर ने। ऋतव्रत बनर्जी ये विधायी दल का नेता है। विधायी दल का नेता कैसे किसी मीटिंग को आहूत कर सकता है, कॉल कर सकता है, पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। उसके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है। वो 4 विधायक या 40 विधायक वो इकट्ठा होकर के फिर पार्टी फॉर्मेशन करेंगे कि हमारे अध्यक्ष ये होंगे। एक बात जो कॉन्स्टिट्यूशनली और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसके तहत यदि लीगली की जाए तो विधान दल को कुछ भी अधिकार नहीं होते, वैसा देखा जाए टेक्निकली। वो इसलिए कि विधायक दल अपना नेता चुने, सब कुछ करे, सब अपनी जगह पे है, लेकिन व्हीप जो होता है, चीफ व्हीप, वो पार्टी अपॉइंट करती है। और पार्टी व्हीप के द्वारा, उदाहरण के तौर पे यदि ये ओरिजिनल टीएमसी है, यदि ये कहते हैं हम अलग गुट है, पहले ये बोले हम अलग गुट है, हमें मान्यता दीजिए, अलग गुट की मान्यता हो गई। अलग गुट की मान्यता होने के बाद ओरिजिनल पार्टी का जो व्हीप है वही काम करेगा, वो व्हीप बाकी बचे हुए विधायकों के भी काम करेगा। ये जो अलग गुट है इनको या तो अपने पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी, किसी अपना गुट किसी में मर्ज करना पड़ेगा जो कानून कहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अब कहा कि हम ओरिजिनल हैं। ममता बनर्जी, जिस दिन याद होगा आपको, जब ये 58 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे स्पीकर को मिलने, तभी हमने कहा था कि ये पार्टी भी हाईजैक करने का प्रयास करेंगे। और ये बात हम समझ रहे थे, इसी बात नहीं ममता भी समझ रही थी। ये स्पीकर को मिलने जाने के पहले ममता ने पूरी की पूरी टीएमसी की कार्यकारिणी से लेके जिला अध्यक्ष तक सब बर्खास्त कर दी। और उसका कारण भी दिया उसने, क्योंकि चुनाव में बुरी हार को देखते हुए आत्ममंथन करना होगा, इसलिए सभी संगठन के जो भी जितने भी पद पे लोग हैं वो सब बर्खास्त किए जाते हैं और नए सिरे से मंथन के बाद अपॉइंटमेंट होंगे। तो ममता ने एक तो टेक्निकली उनकी हवा निकाल दी, टेक्निकली और लीगली। अब ये सिर्फ विधायक दल है। वहां हमने देखा कि जब भी चुनाव आयोग के पास मामले जाएंगे, उन्हें सिर्फ विधायक दल भी नहीं, उनको सांसद, इनके पास तो सांसद भी नहीं है टेक्निकली आशीष, क्योंकि जो 20 सांसद गए हैं वो तो एनसीपीआई के मेंबर हैं। अब एक सांसद 2 पार्टी का मेंबर तो हो नहीं सकता। तो ममता के पास सांसद भी है 8 और 20 विधायक हैं और संगठन उसके पास है, तो पार्टी ममता के पास। इन्होंने सबसे जो काम किया, पहला बागियों ने, बागी को दिल्ली चला रहा है, ये आप देख लीजिए। बागी की कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल पे है टोटली। तो अलग हो जाओ, अलग गुट की स्थापना की, लीडर ऑफ अपोजिशन मांगो, उन्होंने मांगा अलग गुट में हम सबसे बड़ा गुट है 58 लोगों का, हमें देना चाहिए, उसको अलॉट हो गया। तुरंत उनने कमरा भी अलॉट कर लिया और बैठना भी शुरू कर दिया, ठीक है। जबकि टीएमसी ने बहुत पहले लीडर ऑफ अपोजिशन तय किया था, उसका नाम भी गया था, उसको कमरा तक अलॉट करवाने में आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि इनको ये तोड़ना था पार्टी। अब उसके 1 महीने बाद फंड फ्रीज करने के लिए एप्लीकेशन लगी, हम ओरिजिनल है, फंड फ्रीज करो। और फंड फ्रीज हो गए, अकाउंट कुछ फ्रीज हो गए। हम और इनके कंप्लेंट पे कैसे हो गई, ये कौन है, किसी ने नहीं पूछा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, अकाउंट फ्रीज कर दिए। और अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब ये पार्टी डिमांड कर रही है कि ये पार्टी हमारी है।
ओरिजिनल टीएमसी होते तो सबसे पहले काम आपका होता, आप अलग गुट बने, आपने जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन वहां अप्लाई किया, आपको मिल गया, सबसे पहले चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाते कि हम ओरिजिनल टीएमसी है, सिंबल सारा चीज हमको हैंड ओवर किया जाए। ये करने में उनको 2 महीने लगे और सब उल्टा हो रहा है। पहले वो अलग हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन मांगा, बड़े गुट होने के नाते लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर अकाउंट फ्रीज करने के लिए बात बोली, और फिर अब चुनाव आयोग में गए कि हमको पार्टी ओरिजिनल पार्टी चाहिए। तो अकाउंट किसके कहने पे फ्रीज हुए? कल मैं कहूं कि अमित शाह जी का अकाउंट फ्रीज कर दो तो पुलिस कर देगी? भाई अमित शाह जी और मेरे कुछ बिजनेस के काम थे और फ्रीज कर दो अकाउंट, कर देंगे फ्रीज। टीएमसी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। इसकी लड़ाई बिल्कुल आपने सही कहा, पानीपत 1, पानीपत 2 और पानीपत 3 है, शिवसेना, एनसीपी और टीएमसी। चुनाव आयोग यही करेगा, सिंबल अलर्ट करेगा इसी बागी गुट को। वहां तर्क नहीं चलते, वहां मनमानी चलती है। उसके खिलाफ चुनाव आयोग को भी मालूम है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना टूटी 2.5 साल पहले, 3-4 साल होते आ रहे, 3.5 साल हुए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी, मैंने आपको कहा, ऐसा नहीं कि इसमें उद्धव ठाकरे के फेवर में दे, बिल्कुल देंगे। ये 25 साल बाद उद्धव ठाकरे के फेवर में देंगे। तब इनको बोलेंगे मशाल जो है वो आपका सिंबल वापस लिया जाता है और आपको तीर कमान दिया जाता है। तीर कमान को पहले 50 साल लगाए सेटल होने में, तीर कमान उन्होंने सेटल किया, उसके बाद 20 साल तक मशाल सेटल करेंगे। जब मशाल सेटल हो जाएगी तो फिर मशाल छीन के इसके हाथ में फिर तीर कमान दिया जाएगा। मतलब आने वाले 50 साल तक ये लड़ते रहेंगे। पार्टी खत्म करवाने का ये बेस्ट तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्याय भी दिया, न्याय तो दिया हमने, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो बेसिक लॉ में पढ़ाया जाता है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास कहीं इसके लिए जगह नहीं। न्यू नॉर्मल हो चुका है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। हाँ, न्यू नॉर्मल है। जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डन। किसको? ये सुप्रीम कोर्ट की, आप सोचो, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डन तो एकनाथ शिंदे, जस्टिस डिनाइड टू उद्धव ठाकरे, जस्टिस डन टू एकनाथ शिंदे, जस्टिस डिनाइड टू शरद पवार, जस्टिस डन टू अजित पवार, जस्टिस डिनाइड टू ममता जी, जस्टिस डन टू बाकी लोग। और ओवरऑल न्याय करना और न्याय होते हुए देखना, तो न्याय तो कर रही है न्यायपालिका, और बीजेपी में होते हुए दिखाई देता है। कि अब आपको ये न्यायपालिका की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। बोलेंगे मूर्ख हो, तुमको न्याय दिखता ही नहीं है, दोनों ही बैठे रहते हैं यहाँ पे पागल कुपड़ कहीं के। देखो हमने न्याय दिया एकनाथ शिंदे को, न्याय होता हुआ कहाँ दिखाई दिया रहा? बीजेपी में। उत्साह बीजेपी में हो रहा है। तो कुल मिलाकर ममता टेक्निकली आज भी साउंड है, उद्धव टेक्निकली तब भी साउंड थे, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। चुनाव आयोग ने तो ना पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब तो जैसे पहले क्या था कि भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी, अपोजिशन ऑफ बीजेपी, जैसे बनर्जी है, एलओपी बनाया गया ना, ये अपोजिशन ऑफ बीजेपी। ये भाजपा अपना अपोजिशन भी तय करेगी। अब वही बात आप वहां भी कह लीजिए, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायपालिका में भी यही है। जब 27 लाख लोग, मेरी तो उसी दिन पूर्ण रूप से, मैं इसके लिए कंटेंट भी झेलने को तैयार हूं। इस देश के न्यायपालिका से मेरा पूर्ण विश्वास उड़ गया जिस दिन न्यायपालिका ने कहा 27 लाख वोटर अगले चुनाव में वोट दे। उसी दिन मेरा विश्वास उड़ गया, उसी दिन। अब कुछ नहीं हो सकता। आप कर्म इससे कि हमारा विश्वास उठे, आपके कर्म, कंटेम्प्ट का वो तो जिसको डर हो रहे, आपके कर्म है कि हमारा विश्वास उठ रहा है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, हमारा विश्वास जबरिया थोड़ा ना, हम
उपनिवेश में थोड़ा है कि और आप ईस्ट इंडिया देश का संविधान मुझे अधिकार देता है। ये व्यक्तिगत रूप से कहने में मेरा किस पे विश्वास है और किस पे नहीं है, बिल्कुल है। इसमें संविधान मुझे डंडे के बल पे नहीं कह सकते कि इसमें विश्वास करो। संविधान से ऊपर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट केंद्र नहीं। सरकार पे मेरा विश्वास उड़ गया है, एजुकेशन मिनिस्टर पे मेरा विश्वास उड़ गया है, रक्षा मंत्रालय पे मेरा विश्वास उड़ गया है। संविधान से ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों को एक गुमान अगर हो गया है कि ये संविधान से ऊपर है, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, अब कहावत नहीं बोलूंगा, वो आना पड़ेगा नीचे ही, संविधान से ऊपर नहीं जा पाओगे, कितने भी बड़े हो जाओगे, समझे, कोई अपने आप को, रावण ने बहुत ताकतवर समझ लिया था रावण में, और उसको लगा था कि मैं शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूं, शिव जी भी मेरा क्या कर लेंगे। ये मैं सनातनियों को, इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता कई बार। उस रावण ने, जब शिव जी ने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा लंका, मुझे नहीं आना है लंका, मैं यहीं ठीक हूं, तो पूरा का पूरा हिमालय उठाने का प्रयास किया था, और हिमालय उठा के पकड़ के उठा भी लिया था। शिव जी को समझ में आ गया बहुत अहंकार है, उनने पैरों के अंगूठे से दबाया सिर्फ जमीन को, और दोनों हाथ हिमालय के नीचे, और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा रावण। यहां शिव इस देश की जनता है, उससे तांडव की अपेक्षा मत करना, जब तांडव करेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो खाली दिक्कत यही है ना कि अहंकार वो नहीं, जनता का अंगूठा ही सबने तोड़ दिया, बस खाली दिक्कत यही है, ये अंगूठे के बाद प्लास्टर करना पड़ेगा, जनता का अंगूठा टूट गया है, बस इतनी दिक्कत है। अरे आदमी जिसको लगता होगा हर जनता में हर आदमी एकलव्य है ना। चल जरा लिस्ट दिखा दें, वो जो चुनाव आयोग में आया है, ऑथेंटिक लिस्ट दिखा दें, हमने पढ़ तो दिया था ना, लेकिन लिस्ट आप देखिए, ये देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजा है, वो लिस्ट है, देखिए। एनेक्स्चर 1, ममता बनर्जी चेयरपर्सन, सुब्रत बख्शी वाइस प्रेसिडेंट, अभिषेक बनर्जी नेशनल सेक्रेटरी, डेरेक ओब्रायन ज्वाइंट सेक्रेटरी, आरएस लीडर, राज्यसभा लीडर डोला सेन ज्वाइंट सेक्रेटरी, और सुभाष चक्रवर्ती ट्रेजरर। इसके बाद अगले पन्ने पर पूरी जो है वर्किंग कमेटी है, जिसमें ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुभाष चक्रवर्ती, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी को भी रखा गया है नेशनल वर्किंग कमेटी में। राजेश पति यूपी से चुनाव लड़े थे। ये देखिए बड़ा सोच समझ करके वर्किंग कमेटी है ये। राजेश पति त्रिपाठी, आसिमा पात्रा, मलय घटक और गौतम देव, ये मेंबर्स हैं। ये लिस्ट जा चुकी है, इसीलिए मैंने कहा था इसमें दिखा दें, क्योंकि इसमें सारे नाम, राजेश पति का नाम उसमें किसी न्यूज में नहीं था, गौतम देव, आसिमा पात्रा, ये सारे नाम चले गए हैं चुनाव आयोग के पास। लेकिन कुछ बयान भी सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। रिएक्शंस, हालांकि टीएमसी के रिएक्शंस बहुत सारे आ नहीं रहे हैं जो है एजेंसी के फीड पर, लेकिन फिर भी सुनिए। उनका खाने का मर्जी, वो गए हैं, बड़ा बड़ा होटल है, इतना बड़ा होटल तो हम तो देखा नहीं, हमको जाने का इतना बड़ा होटल में जाने का फुर्सत भी कभी नहीं मिला है। बहुत बड़ा होटल हम देखा भी है, उसका जो जिसको डिजायर है वो गए हैं उधर में खाने के लिए, बहुत पैसा लगता है। इतना बड़ा होटल में हम गए भी नहीं है, वाकई बड़ा होटल, 5 स्टार में मीटिंग्स होती है, 5 स्टार में फैसले होते हैं, और ये 5 स्टार मीटिंग और 5 स्टार में फैसले। जब आप बीजेपी के साथ जाओ, अरे बाबा, जब आप बीजेपी के साथ जाओगे तो 5 स्टार होटल और चार्टर्ड ये कॉमन होता है, न्यू नॉर्मल है ये। हाँ, ये तो आपकी जेब में रखा है। महाराष्ट्र में 6 लोगों के लिए 6 चार्टर कैसे अलग अलग जगह से उड़े। और अरूप रॉय को जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो हमारे देश के जो मीडिया को स्क्रिप्ट दी गई है, वो जो छाप रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कौन है अरूप राय, मैं बता दे रहा हूँ, जो लिखा है छपा है। अरूप राय की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर है, जो ग्रास रूट लेवल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। अब टीएमसी के कार्यकर्ता भी बैठने लगे हैं नोवोटेल में 5 स्टार में। दूसरी बात, इनकी तारीफ में क्या होता है ना,
यहाँ पर हमेशा जो कहते हैं ना कि फिल्मों में स्क्रिप्ट टाइट नहीं है, मिस कर गया एक सीक्वेंस, तो ये स्क्रिप्ट राइटर बहुत घटिया है। इनके पास दरअसल उस स्क्रिप्ट को लेजिटिमेट करने के लिए हर जगह पर लोग बैठे हुए कहते हैं यही ठीक है, जो लिख दिया यही ठीक है। नहीं तो बहुत लोग, हम लोग कहते थे कि बीजेपी वाले बहुत गजब स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन समय के साथ हम भी सीखते हैं। अब लगता है कि इतना घटिया स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती। क्या लिखा है? अब अरूप रॉय को बनाए तो अरूप रॉय को ममता बनर्जी से बना दे रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं ना सब लिखने में, बता रहे हैं। जो ग्रामीण बंगाल है उसके विकास का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया था वो अरूप रॉय ने बनाया था सहकारिता मंत्री रहते हुए। जब इतना तो बड़ा विकास हो गया तो तब तो फिर ये फ्रॉडिये निकले ना सब भाजपाई, झूठे थे। हाँ, यही मीडिया चलाती है, 15 साल लूट लिया। वही मीडिया आज लिख रही है अरूप रॉय को ममता बनर्जी से बड़ा बनाने के लिए कि अरूप रॉय ने ही ग्रामीण बंगाल का, सोचिए कितनी कच्ची स्क्रिप्ट है। सिर्फ इनके पास ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, हर जगह का वो जो गजब है सर। अभी हम पढ़ के अभी हैरत हुई। मतलब इतना हास्यास्पद है कि अभी मैं बताता हूँ। मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया आपने, अरूप राय ने ही पूरा बंगाल का अर्बन मतलब रूरल डेवलपमेंट का पूरा प्लान किया और सक्सेसफुल किया, ये उसका अचीवमेंट है। तो फिर वो अरूप अभी तक तो ममता का ही मंत्री था ना, तो इसका मतलब ये अचीवमेंट ममता की सरकार का है ना। ऑब्वियस सी बात है। अभी 6 सांसद गए महाराष्ट्र से शिवसेना के, उन्होंने क्या आरोप लगाया? सबसे पहले आरोप क्या है कि हमारे क्षेत्र का विकास करना है और हमें फंड नहीं मिलता क्योंकि हम विपक्ष में हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली काला पोत दिया नरेंद्र मोदी के मुंह पे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, विरोधी पार्टियों के सांसदों के यहाँ फंड नहीं देते। ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अननोइंगली, वो पता ही नहीं तो उन्होंने क्या बोला। इसलिए हम सत्ता पक्ष के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने 65 साल राज किया तो बीजेपी के जितने भी सांसद थे उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ फंड नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस ने पूरे देश को अपना समझा। ये सिर्फ बोलते हैं 160 करोड़ 140 करोड़ मेरा परिवार है, लेकिन इसका परिवार सिर्फ 34% है जितने वोट इनको मिले। बाकी जहां वहां ये डेवलपमेंट नहीं होने देते, ये पनिशमेंट देते हैं, ये बदले की राजनीति करते हैं। और ये सबसे घिनौना चेहरा है बीजेपी का इस लोकतंत्र में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 6 सांसद कह रहे हैं जो अब छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हमने दावे किए थे विकास के, कुछ काम नहीं हो रहे, इसलिए सरकार के साथ जाना जरूरी है। इसका मतलब सरकार वहां काम नहीं होने दे रही। जरा अगली बाइट सुन लेते हैं। अब आपने 6 सांसदों की बात की है तो संजय राउत को सुनवा देते हैं। नहीं छोड़ दो। देखिए ये पूरे देश में चल रहा है। ये अमित शाह इस देश को बेचना चाहता है, खत्म करना चाहता है। देश के इतिहास में बहुत ही काले कुट का अध्याय लिखा जाएगा, उसमें अमित शाह जी का नाम रहेगा। अब देखिए जिस तरह से देश की राजनीति वो लोग चला रहे हैं ना, पैसे की ताकत पर, ईडी सीबीआई की ताकत पर, पुलिस बंदूक की, देखो ना एक गद्दार बंदूक दिखा रहा है, क्या कर रहे पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती, बंदूक की भाषा कर रहे हैं क्या? आइए मैं यहां हूं, चला दो बंदूक, नहीं तो मैं उनको पूछो कहां आना है, मैं आता हूं उनके सामने। गद्दार है ना, अपने पैसा खाया है ना 50 करोड़, तो ढकार देकर बैठ जाइए। और वापस मैं बोल रहा हूं, ये भाषा अगर आप करोगे बंदूक की, तो बंदूकें हमारे पास भी है। बंदूक पे मामला बिगड़ गया है। एक और सवाल नरेंद्र मलिक को बाकी पार्टियों में भी है, तो मैं इसका रेफरेंस देता हूं। संजय दीना पाटिल ने ये वक्तव्य दिया एक मीडिया में कि हाँ मैंने पार्टी छोड़ी, मैं कोई शिवसेना के पास टिकट मांगने नहीं गया था, मेरे को बुला के दिया था, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने की कि जो कहते हैं कि राणा होगा उनको बता दूं मैं। इसका जो स्टेटमेंट बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है आशीष। उसने कहा कि मेरे पिता पे भी हमले हुए थे, 5 लोग मारे गए उसमें, याद रखो। यदि मेरे पे प्रयास करोगे तो ऐसा क्या उसने, तो फिर मैं
शमशान या हॉस्पिटल, दो में से तय करो कहां जाना है। उसका जवाब दिया इसने। वाह भाई। इसने कहा कि वही हूं, मैं भांडुप में ही हूं, वही रहता हूं, चल तेरा चॅलेंज स्वीकार करता हूं। उसने कहा माझ्या करवा नादाला पाहिजे. लागू नका, बोले माझ्या नादाला लागू नका, नाहीतर हॉस्पिटल जायचं की शमशान जायचं ते तुम्ही तय करा, स्मशान जायचं। उसका जवाब था ये, अरे भांडुप में रहता हूं, हाँ तेरे नाथ को लगूंगा मैं, चल लग गया नाथ को, चल 50 लाख रुपए लिए ना, 50 करोड़ रुपए लिए ना, ढकार खा, चुपचाप घर बैठ, हमको भाषा मत सुना, बंदूक हमारे पास भी है। ये भाषा जो है नहीं, आज पहली बार मुझे इसके लगा लिए तो बाल ठाकरे संजय का राउत की शिवसैनिक तारीफ बोल रहा करनी है, बाल पड़ेगी. ठाकरे, बाल ठाकरे का शिवसैनिक बोल रहा है आज, मुझे लगा, क्योंकि हमने शिवसेना को बहुत स्ट्रगल के दिनों से हमने देखा है, शिवसेना को स्ट्रगल शायद के तू दिनों से बता देखा है जहां कि आना है, ये शायद तू बता जहां आना है, मैं बाला, आता हूँ. अरे बाला साहब के लोग तब रिवॉल्वर लेके चलते थे भैया, सरपोतदार रिवॉल्वर लेके चलते थे, जो यहाँ सांसद रहे बाद में। जाना पड़ता था, कभी बाला साहब के घर पे हमला हुआ था एक बार, घर के अंदर लोग घुस गए थे, तो वो तो तैयार है। शिवसेना का जन्म स्ट्रगल से हुआ, ये भूल रहे हैं लोग। शिवसेना का जन्म स्ट्रगल से हुआ है। शिवसेना राजनीतिक दल नहीं है, बाद में बना। शिवसेना सिर्फ ये जो यूनियनबाजी का लेफ्ट का आतंक था और ये अंडरवर्ल्ड हावी था, मद्रासी तो कोई दाऊद, इनको मराठी आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था पहले नारा, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। हाँ, लुंगी माने वरदराजन मुदलियार, हाँ, तब डोंगरी से लेके वर्धा भाई का प्रकोप था, उसके खिलाफ उतरे, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उतरे। जब पार्टी का जन्म अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उतरने से हुआ है, उसको यदि आप कोई कहो, और संजय बोल भी इसलिए रहे हैं कि आज प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है। बस बस बस. आज मतलब आज आपको पता है सरकार आपकी है। और मजेशीर बात, जो अभी एक डाटा हम मराठी चैनल पे करेंगे उसको, हमारे 6 खासदारों के पास, चलो सरकार ने इनको, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन एमपी फंड तो होता है, एमपीएलडी फंड, हाँ, हाँ, सांसद का। आशीष जी, उसमें से 5% भी स्पेंड नहीं किया इन लोगों ने। अरे खुद नकारे थे। देखिए, वही भाजपा के साथ जाएगा जो जन विरोधी है, जिसको जनता ने गलती से चुना है, नकारे हैं वही सब, ये महानकारे हैं। तो ये संजय दीना पाटिल, बाप पे मेरे हुआ था धमकी, अरे बाप का इतिहास तो मैंने एक ही दिन आप ही से सुना था, तुम दीना पाटिल के लक्षण तुम्हारे में कोई है? हम उस पे आएंगे, अगला कार्यक्रम महाराष्ट्र पर है, मैं हरेंद्र मंडी को सुनवा दूं, उस पर महाराष्ट्र कार्यक्रम है। संजय दीना पाटिल के पिता से बड़ा स्वाभिमानी माथाड़ी वर्कर नहीं था। संजय दीना पाटिल, मतलब दीना पाटिल जो थे, स्वर्गीय दीना पाटिल, वो रईसों के नेता नहीं थे, उद्योगपतियों के नेता नहीं थे। माथाड़ी मतलब डेली वेजेस पे काम करने वाले, रोजंदार, जो रास्ते पे खड़े होकर लोग नोकलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में लोग रखते हैं, रोज के रोजंदार पे काम करने वाले, उसको माथाड़ी वर्कर बोलते हैं महाराष्ट्र में। और पूरा बॉम्बे का माथाड़ी वर्कर उनको भगवान मानता था, क्योंकि वो गाड़ियों में नहीं घूमते थे, जो इन लोगों के लिए काम करते थे। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस का समय याद कीजिए आप। जॉर्ज फर्नांडिस की तूती जब बॉम्बे में बोलती थी, तो उसके पैरेलल यदि कोई आदमी खड़ा होता था तूती बोलने वाला, जिसमें औकात थी कि पूरा बंबई बंद कर दे एक आवाज पे, वो दीना पाटिल थे। ये सब दीना पाटिल 50 खोखा वो भी लिए होते कभी थे, तो आज संजय पाटिल, उन्होंने कभी कैपिटलिस्ट, उन्होंने उद्योगपतियों के लिए या कैपिटलिस्ट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सामान्य इंसान के लिए काम किया। अभी महाराष्ट्र पर पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा मिसिंग का खेल फिर शुरू हो चुका है। लाइए जरा हरेंद्र मलिक को सुनवा दीजिए, आखिर में कार्यक्रम फिर खत्म करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत काम कर रही है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा।
ये ऐसा काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र रहना, और जिस तरीके से इन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं, छोड़ा कौन है, सारी पार्टी तोड़ दी, उस तरीके से वो तरीका लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आज ये सत्ता में है, अपोजिशन का सांस लेना बंद कर दिया इन्होंने। आप सरकार चला रहे, आपके पास पर्याप्त बहुमत है, केवल संविधान संशोधन करने के लिए आप सब एमपी को तोड़ रहे हैं, और भाई कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो हुआ गलत हुआ, और गलत परंपराएं डाल रही है भारतीय जनता। ये अगली पार्टी जो टारगेट पर है उसके सांसद हैं, तो 5 अखिलेश के परिवार के 6 तो यही दिख गए। अब चलिए तोड़िए उसको भी, हालांकि आप लोग कहीं भी घुस सकते हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।